नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपको इतिहास के उन घटनाओं के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने लोगों के दिलों और दिमाग पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। नेपाल के इतिहास में 1 जून 2001 की तारीख काले अक्षरों में दर्ज है। यही वह दिन था जब नेपाल के युवराज दीपेंद्र ने एक झटके में अपने माँ बाप और परिवार के 7 अन्य सदस्यों को उनके ही राजमहल में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी राज परिवार के राजा का बेटा था, जो आने वाले वक्त में उसी गद्दी का वारिस बनता। कहानी जितनी सरल दिखाई देती है उतनी है नहीं। दरअसल 1 जून 2001 को नारायण हिती पैलेस में जो कत्लेआम हुआ, उसमें कई तरह के सवाल आज भी अनसुलझे छूट गए। उससे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पैदा हुई, जैसे कि क्या शाही परिवार की हत्या के पीछे दूसरे देशों की एजेंसियों का हाथ था? क्या कत्लेआम से पहले प्रिंस दीपेंद्र की हत्या कर दी गई थी? जब गोलियां चली तब शाही परिवार के सुरक्षा गार्ड्स कहाँ थे? सबसे बड़ा सवाल यह कि इस कत्लेआम की वजह क्या थी। आइए सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस हत्याकांड को लेकर समय समय पर कई कहानियां सामने आईं, जिसकी वजह से यह हत्याकांड एक पहेली की तरह बन गया। इसमें लव स्टोरी का एंगल भी सामने आया और एक श्राप की कहानी भी सामने आती है, जिसकी वजह से राजशाही परिवार को इतना बड़ा झटका लगा। नेपाल की राजशाही पर श्राप की कहानी की शुरुआत होती है सन 1769 से। नेपाल की लोक कथाओं के अनुसार बात तब की है जब पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल की 3 रियासतों को जीतकर खुद को राजा घोषित कर दिया। काठमांडू जाते हुए एक बार उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। भूखे सन्यासी को देखकर राजा ने उसकी ओर से एक दही का कटोरा बढ़ाया। सन्यासी ने कटोरा लिया, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चख कर वापस कर दिया। राजा ने यह सोचकर कि दही झूठा हो गया है, जमीन पर फेंक दिया। दही जमीन पर गिर गया और राजा के पांव की 10 उंगलियों पर लग गया। यह देखकर सन्यासी को क्रोध आया। उसने राजा से पूछा कि दही क्यों फेंका, तो राजा ने जवाब दिया कि झूठा दही खाना राजा को शोभा नहीं देता। इसके बाद सन्यासी ने राजा को धिक्कारते हुए कहा कि अगर तूने मेरा ये दही खा लिया होता तो तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। कहानी के अनुसार चूंकि गिरा हुआ दही राजा की 10 उंगलियों पर लगा था, इसलिए उसी दिन तय हो गया था कि 10 पुश्तों के बाद राजशाही खत्म हो जाएगी। नेपाल के लोग मानते हैं कि राजा वीरेंद्र के साथ जो साल 2001 में हुआ, वो इसी सन्यासी के दिए श्राप का फल था। आखिर क्या हुआ था उस रोज, चलिए जानते हैं। 1 जून 2001 की बात है। उस रात नेपाल के शाही महल नारायण हिती पैलेस में एक प्राइवेट पार्टी का आयोजन किया गया था। आमतौर पर हर शुक्रवार को पार्टी का आयोजन किया जाता था, ताकि शाही परिवार के सभी लोग साथ में खाना खा सकें। उस दिन रॉयल पार्टी का आयोजन राजकुमार दीपेंद्र की तरफ से किया गया था। अपनी ही पार्टी में दीपेंद्र रात 7:30 बजे के आसपास पहुंचे। यहाँ कुछ देर शराब पीने के बाद उन्होंने बिलियर्ड्स रूम का रुख किया, जहाँ उनके छोटे भाई राजकुमार निराजन और डॉक्टर राजीव शाही बिलियर्ड्स खेल रहे थे। कुछ देर बाद जब दोनों को एहसास हुआ कि दीपेंद्र के पांव लड़खड़ा रहे हैं, तो उन्होंने दीपेंद्र को उनके कमरे में ले जाकर सुला दिया। लेकिन दीपेंद्र सोए नहीं, वो बाथरूम पहुंचे। यहाँ उल्टी करने के बाद उन्होंने एक 9mm की पिस्टल, एक MP5 के सबमशीन गन और कोल्ट M60 राइफल ली और दोबारा पार्टी में पहुंच गए। तब तक नेपाल नरेश भी पार्टी में पहुंच चुके थे। दीपेंद्र को हथियार इकट्ठा करने का शौक था, इसलिए किसी ने उनकी तरफ तब तक कुछ खास ध्यान नहीं दिया जब तक कि दीपेंद्र की बंदूक से चली एक गोली महल की छत को जाकर न लगी। सबको लगा गलती से ट्रिगर दब गया होगा, लेकिन ये गलतफहमी भी कुछ ही देर में दूर होने वाली थी। दीपेंद्र ने इसके बाद बंदूक का निशाना राजा वीरेंद्र की तरफ किया और 3 गोलियां चला दी। नेपाल नरेश वहीं पर गिर पड़े। इससे पहले किसी को कुछ समझ आता कि क्या हो रहा है, वहां गोलियों की बौछार होने लगी। दीपेंद्र पर जैसे कोई भूत सवार था। उन्होंने अपने भाई निराजन और बहन श्रुति को भी नहीं छोड़ा। 8 लोगों को अपना निशाना बनाने के बाद दीपेंद्र ने सीढ़ियों का रुख किया
महारानी ऐश्वर्या सीढ़ियां चढ़ रही थी। दीपेंद्र ने उनके पीछे से गोली चलाई और वो जाकर सीधे महारानी के सर में लगी। इसके बाद दीपेंद्र ने बंदूक अपनी कनपट्टी पर रखी और फायर कर दी। पूरे घटनाक्रम को सिर्फ 2 या 2.5 मिनट लगे होंगे। नेपाल नरेश की सांस अभी भी चल रही थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उसी गाड़ी में दीपेंद्र भी थे और वो भी अभी जिंदा थे। इधर अस्पताल में दीपेंद्र का ऑपरेशन चल रहा था। वहीं नेपाल की जनता पूरे घटनाक्रम से अनजान थी। अगले दिन दोपहर 11 बजे घोषणा हुई कि नेपाल नरेश की मृत्यु हो गई है और राजकुमार दीपेंद्र को नया राजा घोषित किया जाता है। बहरहाल घटना के 3 दिन बाद 4 जून 2001 को सुबह 3:40 पर युवराज दीपेंद्र की भी मृत्यु हो गई। तब राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र को नेपाल नरेश बनाया गया। ज्ञानेंद्र उस दिन काठमांडू में न होकर कहीं और थे। राजकुमार पारस समेत ज्ञानेंद्र के परिवार के सभी लोगों की जान बच गई थी। इसलिए ये अफवाह भी उड़ी कि गद्दी पाने के लिए ज्ञानेंद्र और पारस ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। नेपाल का स्टेट टेलीविजन इस घटनाक्रम पर खामोश था। क्या हुआ, कैसे हुआ, जनता को इसका पता विदेशी न्यूज चैनल से मालूम पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि जो कत्लेआम की कहानी पूरी दुनिया को पता है वही सच है या फिर सच कुछ और। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दीपेंद्र के हाथों इस कत्लेआम की वजह क्या थी। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में महाराज वीरेंद्र सिंह की चचेरी बहन और दीपेंद्र की बुआ केतकी चेस्टर ने इस राज से पर्दा उठाया था। केतकी चेस्टर कत्लेआम की रात पार्टी में मौजूद थी और उनकी जान बच गई थी। केतकी चेस्टर ने इस कत्लेआम की वजह एक अधूरी प्रेम कहानी को बताया था। माना जाता है कि पूरा मामला था दीपेंद्र और देवयानी के इश्क का। दोनों की मुलाकात लंदन में हुई और वहीं पर दोनों में प्यार हुआ था। दीपेंद्र जब लंदन से नेपाल लौटे तो उन्होंने अपनी मां महारानी ऐश्वर्या को देवयानी के बारे में बताया और कहा कि देवयानी से शादी करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही महारानी ऐश्वर्या ने सुना वो भड़क पड़ी, क्योंकि देवयानी का ताल्लुक भारत के ग्वालियर घराने से था और ऐश्वर्या और देवयानी के परिवारों में पुरानी कड़वाहट थी। महारानी ऐश्वर्या को यह हरगिज मंजूर नहीं था, क्योंकि वह चाहती थी कि दीपेंद्र की शादी सुप्रिया शाह से हो। दीपेंद्र की बहन श्रुति भी सुप्रिया की दोस्त थी, लेकिन दीपेंद्र अड़े हुए थे कि शादी करेंगे तो सिर्फ देवयानी से। इस बात को लेकर परिवार में कई बार बहस हो चुकी थी। दीपेंद्र ने कई बार महारानी ऐश्वर्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐश्वर्या ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर वो शादी की जिद पर अड़े रहे तो उन्हें राजशाही से बेदखल कर दिया जाएगा। वहीं जून 2001 में हुआ हत्याकांड इसी आपसी रंजिश का नतीजा था। हालांकि इस हत्याकांड को लेकर आगे कई और खुलासे भी हुए। साल 2009 में राजकुमार पारस ने दावा किया कि दीपेंद्र ने हत्याकांड की प्लानिंग बहुत पहले से कर ली थी। हालांकि उनके प्राइवेट सेक्रेटरी सौजन्य जोशी ने इस बात को मनगढ़ंत बताया था, जिस कारण उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था। इस हत्याकांड के पीछे एक कारण यह भी बताया जाता है कि महाराजा वीरेंद्र नेपाल को राजशाही से लोकशाही की तरफ ले जा रहे थे और इसी बात को लेकर बाप बेटे के बीच में बहस भी हो गई थी। कहा गया कि दीपेंद्र की हथियारों की एक डील को भी राजा ने कैंसिल कर दिया था। क्योंकि पड़ोस का मामला था, इसलिए भारत का भी नाम इस हत्याकांड से जुड़ा। साल 2010 में शाही पैलेस के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल विवेक शाह ने एक किताब लिखी, माइले देखो को दरबार। हिंदी में तर्जुमा करे तो राजमहल जैसा मैंने देखा। किताब में उन्होंने दावा किया कि ये सब भारत का किया धरा था ताकि नेपाल में लोकतंत्र आ सके। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी खुले मंच पर कहा था कि इस हत्याकांड के पीछे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी लॉ का हाथ है। हालांकि जैसा कि ऐसी बातों के साथ होता है, ये बातें सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनकर रह गई, जो कि नेपाल के जनमानस में आज भी जिंदा है। और कुछ सच हो न हो, इतना जरूर है कि इस घटना ने नेपाल में राजशाही की उल्टी गिनती शुरू कर दी। साल 2005 में नेपाल में सिविल वॉर की शुरुआत हुई। देखते ही देखते ऐसा जन आंदोलन खड़ा हो गया कि 28 मई 2008 को नेपाल की राजशाही का अंत हो गया और वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार ने सत्ता की जगह ले ली। तो यह थी नेपाल के शाही परिवार के हत्याकांड की कहानी। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।